हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। साइको सोशल चेंजेस ओल्ड एज का डिस्कस करेंगे। ओल्ड एज में एरिक्सन की कौन सी स्टेज आती है? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर फाइनल स्टेज है एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की। और इंटीग्रिटी में सेंस ऑफ इंटीग्रिटी कैसे आती है? जब ओल्ड एज में जब लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम के जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी चॉइसेस करी हैं, जो भी अचीवमेंट है, उनके बारे में बैठ के सोचते हैं, तो उन्हें जब एक सेटिस्फैक्शन फील होती है, एक कंप्लीटनेस फील होती है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली थी अपनी लाइफ में, तो वो उनको इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है। अदरवाइज़ अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है और उन्हें लगता है कि वो चीज़ नहीं कर पाए जो उन्हें करनी चाहिए थी, या उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से यूज़ नहीं किया, तो उनके अंदर डिस्पेयर की फीलिंग आ जाती है, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत गलत लिए। तो ये तो थी एरिक्सन की थ्योरी। फिर आती है पैक की थ्योरी। पैक की थ्योरी में क्या है कि 3 टास्क है ईगो इंटीग्रिटी के, 3 टास्क में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ईगो डिफ्रेंसिएशन वर्सेस वर्क रोल प्री ऑक्यूपेशन। तो इसमें कह रहे हैं कि दिस टास्क कम आउट ऑफ रिटायरमेंट एज पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टेड इन करियर्स फाइंड आउट अदर वेज टू सेल्फ वर्थ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग पूरा टाइम अपने करियर में ध्यान देते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद वो अपने लिए कुछ और तरीके ढूंढ लेते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए, ताकि उनको ये ना लगे कि अब वो खाली हो गए हैं, उनका कोई रोल नहीं रह गया है, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो इसलिए वो अपने लिए कुछ ऐसी और एक्टिविटीज़ ढूंढ लेते हैं जिससे उनको सेटिस्फैक्शन फील हो रिटायरमेंट के बाद भी। बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्री ऑक्यूपेशन। तो दिस टास्क रिक्वायर फाइंडिंग अ वे टू ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशन, डिसेबिलिटीज, लॉस ऑफ यूथ एंड ब्यूटी। तो इसमें क्या होता है कि अपने आप को वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी फिजिकल लिमिटेशंस हैं, जैसे वो ओल्ड एज में बहुत सारी फिजिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं कि वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसको लॉस ऑफ यूथ को, अपने यूथ को लूज़ करना, अपनी ब्यूटी को लूज़ करना, इन सब चीज़ों से कैसे कोप अप करना है, उस तरीके को, उसके लिए एक तरीका ढूंढते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने खो दी हैं उसको कैसे वो कॉम्पनसेट कर सकें। और अपने कॉग्निटिव स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं, सोशल स्ट्रेंथ, जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें उनके ऊपर ध्यान देते हैं। ईगो ट्रांसेंडेंस और ईगो प्री ऑक्यूपेशन का मतलब है कि वो एक तरीका, ऐसा टास्क, मतलब इस तरीके से अपनी सोच बनाते हैं कि वो अपनी जो रियलिटी है कि आगे जाके उन्होंने कभी ना कभी डेथ को तो फेस करना ही है, तो उसको वो कंस्ट्रक्टिवली ले सकें। तो वो अपने आप को बियॉन्ड मॉर्टेलिटी या इस तरीके से देखना शुरू करते हैं कि जो भी आगे होना है वो बहुत पॉजिटिवली उसको ले सके। फिर आता है लोबोई वीफ की थ्योरी आती है। फिर लेबोवी वीफ की थ्योरी है जिसमें वो इमोशनल एक्सपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि एडल्टहुड में हमारी जो थिंकिंग होती है, चॉइसेस होती हैं, वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो जाती है, मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाती हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हम ढूंढने लग जाते हैं, और यही सेम चीज़ हम रिलेशनशिप्स के साथ भी करते हैं। एल्डर्स आर बिकमिंग मोर इन टच विद देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के साथ ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को पहचानने लगते हैं और उसी को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में यूज़ करते हैं, इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं, और अपनी जितनी भी चॉइसेस हैं लाइफ की उसको अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को यूज़ करते हुए चूज़ करते हैं। यंग जो होते हैं, यंगर पीपल जो होते हैं, वो इम्पल्सिवली इमोशनल होते हैं, तो उससे उसके ऑपोजिट होता है कि एडल्ट में थोड़ा सा इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा बेटर हम अपने आप को इमोशनली रेगुलेट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर एडल्ट। फिर रेमिनिसेंस एंड लाइफ रिव्यू में लिखा है कि फिर हम अपने लाइफ का रिव्यू करते हैं, मतलब कि हमने पूरा लाइफ टाइम जो भी किया अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच के, उसके हमने क्या क्या अचीव कर लिया उसके बारे में सोचते हैं बैठ के, तो हमें सेटिस्फैक्शन फील होती है। मोस्टली पॉजिटिव लगता है, लेकिन हो सकता है कोई क्राइसिस हो तो ना किया हो हमने कुछ ऐसा, तो हमें बुरा भी लग सकता है। फिर आता है स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट इन पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में कैसे चेंजेस होते हैं, या तो स्टेबिलिटी या चेंजेस किस तरीके से होते हैं। तो सिक्योर एंड मल्टी फेसेटेड सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ सेल्फ नॉलेज। अपनी लाइफ टाइम एक सेल्फ नॉलेज हो जाती है जब अपने आप के बारे में, तो एक सिक्योरिटी आती है कि आपको पता चलता है कि अब आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और आपकी आइडेंटिटी क्या है। फिर आते हैं कि देर आर 3 शिफ्ट इन पर्सनालिटी एट दिस पॉइंट। तो अ मोर फ्लेक्सिबल एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ इज़ प्रेजेंट। तो 3 तरीके से देखा जाता है इसमें। पहला एग्रीएबलनेस है,
तो जेनरोसिटी या एक्विसेंस या गुड नेचरनेस आर हायर फॉर मैनी पीपल एट दिस पॉइंट। इस टाइम पे लोग ज़्यादा एग्रीएबल हो जाते हैं, जेनरस हो जाते हैं। सोशेबिलिटी ड्रॉप हो जाती है, थोड़े से सोशल कम हो जाते हैं, सेलेक्टिव रिलेशनशिप रखते हैं खाली। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज में लिखा हुआ है कि वो अपने वेल बीइंग के साथ लिंक करते हैं अपने आप को, और एक थोड़ा सा एक्सेप्ट करने लगते हैं अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशंस है उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं, चाहे वो अच्छी हैप्पी सिचुएशंस हो या सैड हो। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियोसिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, रिलीजन की तरफ ध्यान देने लगते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए। फिर आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिसमें लिखा है कंट्रोल वर्सेस डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी सपोर्ट स्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्ट इन विच डिपेंडेंट बिहेवियर आर अटेंडेड टू इमीडिएटली रीइंफोर्सिंग द वीकर मेंबर इन अ डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी सपोर्ट स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो डिपेंडेंट बिहेवियर है उसको इमीडिएटली अटेंड किया जाता है, मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से डिपेंड ना हो किसी के ऊपर। तो जिस वजह से भी वो डिपेंडेंट होते हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर इंडिपेंडेंस में लिखा है कि इंडिपेंडेंट बिहेवियर आर ऑल्सो are ignored, also reinforcing dependency in weaker member. Unfortunately, being dependent is not a happy state. मतलब अगर इंडिपेंडेंसी होती है तो उनको बेटर लगता है, इंडिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता है इस एज में। इवन आप ओल्ड एज में, एल्डरली एज में वो उनको ये लगता है कि हम किसी पे ना ही डिपेंडेंट हो तो अच्छा, अदरवाइज़ उनको नेगेटिव फीलिंग्स आती है अपने आप को लेके, डिप्रेशन की फीलिंग आती है कि हम दूसरों पे क्यों डिपेंडेंट हैं। एल्डर सुसाइड इतना ज़्यादा एविडेंट नहीं है कि लोग डिप्रेस हो गए हैं या उसके बाद वो सुसाइड कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें एल्डरली एज में इतना ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, कभी डिप्रेशन होता है तो वो खाना छोड़ देते हैं, इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं, इस तरीके से वो अपने डिप्रेशन को शो करते हैं। वो हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रिडिक्टर होता है वेलबींग का यहाँ पे, कि जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतना अच्छा वेलबींग रहेगा, मतलब ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई डिसेबिलिटीज़ होंगी नहीं अगर हेल्थ अच्छी है तो। और हेल्थ में मेंटल और फिजिकल दोनों ही आ जाती हैं। नेगेटिव लाइफ चेंजेस में क्या होता है कि जैसे लॉस ऑफ फ्रेंड या कुछ ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कोई अपने फ्रेंड की डेथ हो गई, या स्पाउस की, या हेल्थ इश्यूज हो गए, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो वो सब चीज़ें नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ को। और सोशल सपोर्ट और इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो डिपेंडेंट हो जाते हैं फिज़िकली दूसरों पे, और एक सोशल वो भी हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं सोशली, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं लोगों के बीच में। रिलेशनशिप में लेट एडल्टहुड में लिखा है कि जो इस टाइम पे उनको ज़रूरत होती है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करें, और उनके साथ डिस्टेंस ना बना के और ज़्यादा उनके क्लोजनेस बना के रखें, उनके सोशल नेटवर्क को मेंटेन करके रखें। मैरिज में लिखा है कि जो मैरिटल रिलेशनशिप होता है सेटिस्फैक्शन उसमें आती है जब उनको लगता है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप में फेयरनेस रखी थी, और वो फेयरनेस और इंक्रीज़ होती जाती है, मतलब पहले से और बेटर होते जाता है मैरिटल रिलेशनशिप। फिर आता है सिबलिंग में, सिबलिंग्स के साथ एक्चुअली जो बॉन्डिंग होती है वो उन्हीं लोगों के साथ रहती है जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं उस टाइम पे, उनके ज़्यादा लोगों के साथ इतना सोशल रिलेशनशिप होता नहीं है, तो मेनली क्लोज जो होते हैं सिबलिंग्स उनके साथ ही होता है। फ्रेंडशिप में भी यही होता है कि मेनली जो बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर रिटायरमेंट एंड लेजर टाइम पे होता है कि कैसे रिटायर के बाद वो किस तरीके से अपने आप को बिज़ी रखेंगे, क्या वो उसके बाद फाइनेंशियली इतना अफोर्डेबिलिटी रहेगी उनके पास, या उनको कुछ और करना पड़ेगा, इस तरीके से प्लानिंग करना है कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे एक्चुअल में। फिर रिटायरमेंट से एडजस्ट करना, मतलब रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से अपनी हेल्थ ठीक रखें, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखें, कैसे अपनी सोशल लाइफ को स्टेबल रखें। तो ये सारे डिसीजन लेने होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एकदम से वो ना हो जाए कि वो डिपेंडेंट हो जाएं अपने बच्चों के ऊपर। लेजर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को, जिससे वो एक्टिव रहते हैं और थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाइड रखते हैं, जैसे अपनी हॉबीज़ में या दूसरों को हेल्प करने में। सक्सेसफुल एजिंग उसी को मानी जाती है जिसमें वो अपने लॉसेस को किसी तरीके से कॉम्पनसेट करते हैं और मैनेज करते हैं, ताकि वो अपनी जो एजिंग प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट कर सकें ईजीली, अपना सोशल लाइफ को भी ध्यान में रखते हुए, अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को कैसे एडजस्ट करें। तो ये होती है साइको सोशल चेंजेस की एंडिंग इस यूनिट में।
अब आपका जो लास्ट यूनिट रहता है यूनिट 4, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।